सो वेलकम बैक टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस। आज हमारी शॉर्ट लर्निंग सीरीज के अंदर एक और नया टॉपिक ऐड होने जा रहा है जिसका नाम है ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग कंपलसरी किसके लिए होता है? ब्रेस्ट फीडिंग दोनों लोगों के लिए कंपलसरी होता है, जिसमें मदर और इन्फेंट दोनों को बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले हम आज समझेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग है क्या, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। वैसे डिसएडवांटेज तो कुछ हो नहीं सकते, लेकिन अगर उसको सही टाइम पे ना दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि हमने टॉपिक पढ़ा था न्यूनेटल जॉन्डिस, तो ब्रेस्ट फीडिंग सही समय पर ना देने के कारण क्या कॉज हो सकता है? न्यूनेटल जॉन्डिस कॉज हो सकता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। तो ब्रेस्ट फीडिंग की डेफिनेशन क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग इज द ऑप्टिमल मेथड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन। भाई ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? एक ऑप्टिमल मेथड है किसके लिए? इन्फेंट के न्यूट्रिशन के लिए, प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। क्या प्रोवाइड करने के लिए? भाई जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसको प्रोवाइड करने के लिए? इन्फेंट को प्रोवाइड करने के लिए। एंड एंटीबॉडीज दैट बूस्ट इम्यून सिस्टम, और ऐसी एंटीबॉडीज जो क्या करें? इन्फेंट के इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करें। ठीक है, साथ ही साथ में जो इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस करें, उसके रिस्क को, और साथ में एनहांस लॉन्ग टर्म हेल्थ फॉर बोथ बेबीज एंड मदर। मैंने कहा था कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग दोनों के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो मदर हो चाहे वो इन्फेंट हो। ठीक है, साथ ही साथ में इन्फेंट को न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, इम्यून सिस्टम बूस्ट हो रहा है, एंटीबॉडीज मिल रही हैं, और जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म जो हेल्थ है बेबीज और मदर की, दोनों की क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी, और उसको बढ़ाने का काम होता रहेगा। काफी सारी एंटीबॉडीज मिलती है जैसे आईजीजी, आईजीए। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का काम करती हैं, गट फ्लोरा को हेल्प करती हैं, गट को हेल्प करती हैं, गट के इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं। ठीक है, ये सारी नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं जो पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेंट को मिलती हैं। इसी के साथ साथ अपन पढ़ने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कितने तरीके की ब्रेस्ट फीडिंग होती है, मतलब क्या क्या टाइप्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइप में सबसे पहला टाइप है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब इन्फेंट रिसीव ओनली ब्रेस्ट मिल्क, मतलब इन्फेंट सिर्फ क्या मिलेगा? इन्फेंट को ब्रेस्ट मिल्क मिलेगा, उसके अलावा कोई भी नो अदर फूड, नो अदर लिक्विड एक्सेप्ट मेडिसिन और विटामिन के अलावा कोई अदर ना फूड मिलेगा ना कोई अदर लिक्विड मिलेगा। सिर्फ क्या मिलेगा? हो सकता है कोई मेडिसिन चल रही हो सकता है कोई विटामिन चल रहे हो, विटामिन की टैबलेट्स देनी हो या विटामिन देना हो, मतलब कि कंपलसरी नेसेसरी हो गया है, इसलिए उस कंडीशन में उसको दे सकते हैं। और कोई भी चीज ब्रेस्ट मिल्क के अलावा अपन क्या नहीं करेंगे? प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसे उस फीडिंग को अपन क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव फीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट फीडिंग प्रीडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग। प्रीडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? ब्रेस्ट मिल्क मेन सोर्स है इसके अंदर, लेकिन वाटर एंड जूसेस आर आल्सो फाउंड। मतलब ब्रेस्ट मिल्क तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसके साथ में आप वाटर और जूसेस भी क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। उस फीडिंग को अपन बोलते हैं प्रीडोमिनेंट फीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग विद ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग तो चल रही है, लेकिन उसके साथ में क्या चालू कर दिया अपन ने? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू कर दिया। मतलब आफ्टर 6 मंथ ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सेमी सॉलिड फूड्स अपन ने देना चालू कर दिया। ठीक है, सेमी सॉलिड जैसे चाय के अंदर बिस्कुट डुबो दिए, ठीक है, थोड़ा रोटी गला दी, उस तरीके से दलिया हो गया। इन सब चीजों में क्या है? वो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आ जाती है। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग तो चल ही रही है 6 महीने तक, 6 महीने बाद में बच्चे को स्विच करना चालू करते हैं अपन फूड पे, तो वो उसको अपन बोलते हैं कौन से? सेमी सॉलिड फूड्स पे स्विच करना चालू करते हैं, उसे अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स्ड फीडिंग। मिक्स्ड फीडिंग मतलब ब्रेस्ट मिल्क जाएगा ही जाएगा, फॉर्मूला और काउ मिल्क साथ में भी जा सकते हैं। जैसे मिल्क पाउडर आता है, या फिर आप काउ मिल्क दे सकते हो। बफेलो मिल्क डायरेक्टली नहीं देते हैं, ठीक है, काउ मिल्क दे सकते हैं, क्योंकि लमसम बराबर होता है मदर के ब्रेस्ट मिल्क से। ठीक है, तो मिक्स्ड मिल्क में क्या है? मिक्स्ड फीडिंग में क्या है? भाई ब्रेस्ट मिल्क चल रहा है, लेकिन उसके साथ में फॉर्मूला या फिर काउ मिल्क आप साथ में दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए अपन थोड़ा सा एनहांसमेंट करते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रिशन के लिए बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 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 नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट समझिए, क्या टाइम है और ड्यूरेशन है किसका, ब्रेस्ट फीडिंग का। अब चलिए नॉर्मल बताइए, दो चीजें हैं, अगर वेजाइनल डिलीवरी होती है तो ब्रेस्ट फीडिंग कब तक स्टार्ट करनी चाहिए, और सिजेरियन सेक्शन होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग कब तक स्टार्ट करनी चाहिए, क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। देखिए वैसे WHO के अकॉर्डिंग या फिर इनिशिएशन टाइम क्या है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग का जस्ट डिलीवरी होते ही, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है क्या, किस चीज को अपन टाइम ड्यूरेशन किस चीज को नोट करेंगे, तो स्टार्ट विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। जैसे ही बर्थ हो बेबी का उसके 1 घंटे में क्या कर देना चालू, ब्रेस्ट फीडिंग चालू कर देनी है। अब इसी में अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये ध्यान रखना हो किसमें, तो ये जो 1 आवर ऑफ बर्थ है वो है वजाइनल डिलीवरी के लिए, कि भाई 1 आवर ऑफ बर्थ में इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग चालू करनी है, वो अपन किसके लिए काउंट करेंगे, वजाइनल डिलीवरी के लिए काउंट करेंगे। लेकिन इसी जगह पे अगर सिजेरियन सेक्शन के लिए कोई अपन से पूछ ले तो उसको बोलेंगे विद इन 4 आवर और एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी मदर मतलब कि बिल्कुल स्टेबिलिटी में आ सके, उसके इमीडिएटली बाद क्या चालू कर देना है, ब्रेस्ट फीडिंग चालू कर देनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, जैसे जैसे डिमांड आए वैसे वैसे क्या करनी है, फीडिंग देते रहना है। ठीक है, साथ ही साथ में यूजुअली 8 to 12 फीड पर डे, 8 से 12 फीडिंग, मतलब 8 से 12 बार आपको क्या करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग देनी है एक दिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूरेशन पर फीड, मतलब कि कितना ड्यूरेशन होना चाहिए एक फीड का, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट ईच ब्रेस्ट। क्या बोला भाई, 15 से 20 मिनट एक ब्रेस्ट पे क्या करना है, बच्चे को फीड दिलाना है। ठीक है, तो दूसरे ब्रेस्ट पे वापस से 15 से 20 मिनट, मतलब ऐसे करके टोटल, ठीक है, तो कम से कम 20 से 20 40 मिनट तक तो आपको क्या करनी है, फीडिंग देनी ही देनी है। ठीक है, अलाउ द बेबी टू एम्प्टी वन ब्रेस्ट बिफोर स्विचिंग, मतलब कि बेबी को वन ब्रेस्ट को खाली करने तक का टाइम देना चाहिए, तभी जाके उसको दूसरे ब्रेस्ट पे क्या कराना है, स्विच कराना है। ठीक है, मतलब क्या बोला, सबसे पहली बात थी इनिशिएशन टाइम तो 1 आवर, लेकिन मैंने बोला सिजेरियन सेक्शन में अगर बात करें तो लमसम 4 आवर की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, डिमांड पे, लेकिन 8 से 12 फीड पर डे की होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरेशन पर फीड क्या होना चाहिए, पर फीड का ड्यूरेशन भाई 15 से 20 मिनट ईच ब्रेस्ट का होना चाहिए, और जब तक एक ब्रेस्ट खाली नहीं हो जाए जब तक दूसरे ब्रेस्ट पे स्विच नहीं कराना है। टोटल ड्यूरेशन क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक चलती है, 6 मंथ तक चलती है, और 6 मंथ के बाद ऐसा नहीं है बंद हो जाती है, 2 साल तक चलाते हैं, लेकिन कम कर देते हैं, ड्यूरेशन कम कर देते हैं, मतलब कि फीडिंग कम कर देते हैं। आप क्या कर देते हो, स्विच करना चालू कर देते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे चले जाते हो, और भी मिक्स फीडिंग पे चले जाते हो, ऐसे कर देते हैं। लेकिन जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, जो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग है, वो कब तक चलेगी, 6 मंथ तक चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, कंटिन्यू विद कॉम्प्लीमेंट्री फीड अप टू 2 ईयर और बियॉन्ड, 2 साल तक या 2 साल के बाद तक आप क्या करोगे, आप फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे जाने लग जाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके की शॉर्ट सीरीज देखने के लिए आप हमारे मिशन हाई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको काफी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, काफी सारे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, काफी सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस मिलता है, और बहुत ही बेहतरीन टीचर्स के साथ आपको मिलता है। ठीक है, वहां जाके आप प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारियां कर सकते हैं। नेक्स्ट, अटैचमेंट, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे को किस तरीके से अटैच करना है, जिससे कि ना ही बच्चे को प्रॉब्लम हो ना ही मदर को प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसको अपन लैचिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैचिंग। देखो, गुड अटैचमेंट के साइन क्या है, बच्चे को जो अटैच किया, बच्चा अच्छे तरीके से अटैच हो रखा है, उस गुड अटैचमेंट के साइन को अपन क्या बोलेंगे, मतलब साइन कौन कौन से ऐसे साइन है जिनसे अपन ये मानते हैं कि हाँ ये गुड अटैचमेंट है, बच्चा अच्छे तरीके से फीडिंग कर पा रहा है, उसको कोई भी इरिटेशन कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो सबसे पहला साइन है बेबीज माउथ वाइड ओपन, जो बेबी का माउथ है वो वाइडली क्या है, ओपन है। ठीक है, वाइडली ओपन है। नेक्स्ट, चिन टचेस ब्रेस्ट, और जो चिन है वो ब्रेस्ट को क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, ये गुड साइन है। पहला साइन कौन सा, कि भाई वाइडली ओपन माउथ है। ठीक है, नेक्स्ट, चिन क्या कर रही है, ब्रेस्ट को टच कर रही है। नेक्स्ट, लोअर लिप टर्न्ड आउटवर्ड, और जो लोअर लिप है वो बाहर की तरफ इस तरीके से मुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, मोर एरियोला विजिबल अबव देन बिलो, मतलब कि जो एरियोला है वो क्या होगा,
मोर एरियोला, जो ज्यादा एरियोला है वो विजिबल अबव देन बिलो, मतलब ऊपर का एरियोला ज्यादा दिखेगा नीचे के एरियोला से ज्यादा। एरियोला क्या है, निप्पल के साइड का जो ब्राउनिश पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, एरियोला। जो एरियोला का अपर हिस्सा ज्यादा दिखेगा लेकिन लोअर हिस्सा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, पूरा वाइड ओपन माउथ होने के कारण पूरा अटैचमेंट प्रॉपरली रहेगा। और नेक्स्ट डीप रिदमिक सकिंग, जो रिदमिक एक लगातार रिदम के साथ में क्या होती रहेगी, डीप सकिंग चलती रहेगी, उसे अपन क्या बोलते हैं, गुड अटैचमेंट बोलते हैं। और यही गुड अटैचमेंट बहुत हेल्पफुल होता है बच्चे के रिफ्लेक्सेस को चलाने में, मदर के रिफ्लेक्सेस को चलाने में, और एक अच्छी फीडिंग प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, मतलब बच्चे का वाइडली ओपन क्या रहना चाहिए, गुड अटैचमेंट किसे बोलेंगे, बैड अटैचमेंट किसे बोलेंगे, या पुअर अटैचमेंट किसे बोलेंगे। देखिए वाइडली ओपन माउथ है, ये गुड अटैचमेंट का साइन है, लेकिन वाइडली ओपन नहीं है, बिल्कुल बहुत ही नैरो ओपन माउथ है, उसे अपन क्या बोलेंगे, पुअर अटैचमेंट। बिल्कुल जो प्रोसेसिंग है, मतलब कि देखो जब चिन टच होती है, अटैच रहती है, तो प्रॉपर दोनों के सकिंग रिफ्लेक्स या फिर बच्चे का रिफ्लेक्स और मदर का रिफ्लेक्स दोनों प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं। और कई जगह पे जब जहां पर जो फ्लो है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं भाई। पोजीशनिंग ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कौन कौन सी पोजीशन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होनी चाहिए, किस तरीके से बच्चे को मिल्क प्रोवाइड कराना है, किस तरीके से पोजीशन देनी है। तो करेक्ट पोजीशनिंग कौन सी है, देखो सबसे पहले बेबीज हेड एंड बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, बेबी का हेड और बॉडी स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, एक पोजीशन तो ये हो गई। एक पोजीशन कौन सी है, बेबी फेसिंग ब्रेस्ट, बेबी का फेस ब्रेस्ट की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट बेबी क्लोज टू मदर, बेबी किसके क्लोज होना चाहिए, मदर के क्लोज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होल बॉडी सपोर्टेड, पूरी बॉडी को इस तरीके से अपन ने क्या कर रखा है, सपोर्ट दे रखा है कि हाँ इजीली वो क्या कर सके, ब्रेस्ट फीडिंग कर सके। नेक्स्ट मदर कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, और मदर भी क्या रहनी चाहिए, कंफर्टेबल एंड रिलैक्स रहनी चाहिए। इसी के मैं आपको ये देखिए, वो ब्रेस्ट फीडिंग के क्या थे, वो आपके पॉइंट्स थे कुछ कि करेक्ट पोजीशन कैसे प्रोवाइड करनी है, कुछ कॉमन पोजीशन, फिर आपको मैं फोटोज दिखाता हूं। कुछ कॉमन पोजीशन कौन कौन सी हैं, क्रेडल होल्ड, क्रॉस क्रेडल होल्ड, फुटबॉल होल्ड, साइड लाइन पोजीशन। तो साइड लाइन पोजीशन तो काफी जनों ने पढ़ी होगी, लेकिन बाकी ये तीन पोजीशन कौन सी हैं, क्रेडल, क्रॉस क्रेडल, फुटबॉल होल्ड, इनको देखिए आप। ये देखिए क्रॉस क्रेडल में क्या है कि हाथों को बिल्कुल क्रॉस कर रखा है और ये बच्चे को पूरा का पूरा सपोर्ट आपने प्रोवाइड कर रखा है। क्रॉस क्रेडल, ये चीज देखिए, ये चीज क्रॉस क्रेडल कर रखा है। क्रेडल में क्या है कि नीचे आपने तकिए वगैरह किसी का सपोर्ट ले रखा है और एक सिंगल हैंड को आपने सपोर्ट में यूज कर रखा है। ठीक है, फुटबॉल में क्या है कि आपने जो सिर है भाई, बाकी हिस्सा को आपने यहां पे सपोर्ट दे दिया, लेकिन पूरे सिर को आपने किस तरीके से पकड़ रखा है, बिल्कुल फुटबॉल को जैसे आप होल्ड करते हो, बिल्कुल गोल गोल फुटबॉल को होल्ड करते हो उस तरीके से आपने हेड को होल्ड कर रखा है पीछे से। ठीक है, इसमें क्रॉस किए थे हैंड, इसमें सिंगल हैंड था, इसमें दोनों हैंडों को ऊपर नीचे रखा हुआ है और फुटबॉल को जैसे होल्ड करते हैं उस तरीके से होल्ड करा हुआ है। और साइड लाइन पोजिशन में तो ये पोजिशन है ही। ठीक है, चार पोजिशन मेन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोजिशन है, एक क्रॉस क्रेडल, क्रेडल, फुटबॉल और साइड लाइन। चार पोजीशन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे मस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। भाई ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स किसको हैं, जब मैंने शुरुआत में ये बात करी थी कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट ना ही सिर्फ मदर को ना ही सिर्फ इन्फेंट को, दोनों को बेनिफिट है इसके। तो दोनों के बेनिफिट्स को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बेबी के बेनिफिट्स क्या है, भाई बेबी को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, इजी डाइजेशन चल रहा है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो रहा है, बूस्ट इम्यूनिटी, रिड्यूस एलर्जी रिस्क, प्रमोट ब्रेन डेवलपमेंट। क्या क्या चीजें हो रही हैं, चलो एक साथ पढ़ लेंगे, समझते हैं। भाई न्यूट्रिशन कंप्लीट मिल रहा है, ठीक है, साथ ही साथ में इजी डाइजेशन हो रहा है क्योंकि गट इतना एक्टिव नहीं है, लिवर इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, जो ये मिल्क जा रहा है वो ऐसा मिल्क है जो इजीली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट
इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो रहा है क्योंकि एंटीबॉडीज आ रही है, इम्यूनिटीज आ रही है, उससे बचाने का काम कर रही है भाई। इम्यूनिटी से बूस्ट हो रहा है, आईजीए आईजीएम बाकी सारी। एलर्जी रिस्क से बच रहा है, साथ ही साथ में जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसका क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। और इसी के साथ में अपन देखें भाई मदर का क्या है, मदर के कितने हैं, प्रमोट यूट्राइन इन्वॉल्यूशन। मदर के लिए बेनिफिट क्या है, जितना ज्यादा मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उतना ज्यादा पुर्पेरियम पीरियड के अंदर मदर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो वापस से अपनी स्टेट में सही से जाते रहते हैं। ठीक है, तो यूट्राइन इन्वॉल्यूशन को क्या करना, प्रमोट करना, बढ़ावा देना, क्योंकि यूट्रस क्या हो जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है, तो वापस से पेल्विक कैविटी में जाना चालू करता है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, यूट्राइन इन्वॉल्यूशन। अगला अपना टॉपिक है शॉर्ट लर्निंग सीरीज के अंदर प्रिपेरियम पीरियड। तो उसके अंदर, उस टॉपिक के अंदर आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि ये इन्वॉल्यूशन है क्या, ये यूट्राइन इन्वॉल्यूशन अपन किसे बोलेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। किसको रिड्यूस करना, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को रिड्यूस करना। ठीक है, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कब होती है, जब प्रेगनेंसी स्टेट खत्म हो गई है, उसके बाद में जब वापस से ब्लीडिंग फेज से चालू होती है, उस पीरियड को अपन बोलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। उस पीरियड के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको क्या करना, रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प वेट लॉस एंड डिले ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन सॉरी, वेट लॉस में हेल्प करता है और ओव्यूलेशन को क्या करता है, थोड़ा सा डिले करता है। नेक्स्ट, रिड्यूस ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर रिस्क। अगर ब्रेस्ट फीडिंग सही जगह सही तरीके से नहीं होगी या सही ड्यूरेशन तक नहीं होगी तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर ओवेरियन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग होने से क्या हो जाता है, इन चीजों का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेस्ट मिल्क का स्टोरेज कैसे करते हैं, मतलब क्या क्या कितने कितने मतलब कि टाइम तक या किस चीज में अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क का स्टोर कर सकते हैं। तो अगर रूम टेम्परेचर की मैं बात करूं तो रूम टेम्परेचर पे ब्रेस्ट मिल्क सिर्फ 4 घंटे तक क्या है, सेफ है। ठीक है, इसी जगह में अगर रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज के अंदर रखने से 4 दिन तक सेफ है। ठीक है, और फ्रीजर की बात करें तो 6 मंथ तक सेफ है आइडियल, लेकिन 12 मंथ तक इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, 12 मंथ तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन 6 to 7 मंथ ही इसका एक आइडियल टाइम होता है फ्रीजर के अंदर रखने का। ठीक है, लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर 4 दिन तक और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 4 घंटे तक। तो 4 4 6 ऐसे याद कर लो कि भाई 4 घंटे रूम टेम्परेचर, 4 घंटे रेफ्रिजरेटर और 6 घंटे फ्रीजर के अंदर। लेकिन वो सॉरी 6 घंटे नहीं, 6 मंथ तक फ्रीजर के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं भाई, किसके अंदर रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, ये भी तो ध्यान रखना है भाई। अगर जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है उसको किसके अंदर स्टोर करना चाहिए, एक स्टेराइल कंटेनर के अंदर स्टोर करना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक और चीज कि भाई जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, जस्ट डिलीवरी के जस्ट बाद में जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। अभी पढ़ेंगे, वैसे तो आगे आएगा। ठीक है, लेकिन चलो अभी आगे चलते हैं। किसके अंदर स्टोर करना चाहिए, स्टेराइल कंटेनर के अंदर स्टोर करना चाहिए। लेबल डेट एंड टाइम, क्या प्रॉपर डेट एंड टाइम नोट होना चाहिए कि भाई इतनी तारीख को इतने बजे क्या हुआ है, ब्रेस्ट मिल्क ये निकाला गया है, मतलब कि रखा गया है। ठीक है, डू नॉट रीफ्रीज टोन्ड मिल्क, मतलब कि वापस से रीफ्रीज नहीं करना है मिल्क को। ठीक है, जो भी मिल्क निकाला, ठीक है, एक बार फ्रीजर में रख दिया, एक बार निकाल के बस, उसके बाद वापस से उसको क्या नहीं करना, फ्रीज में नहीं रखना है। कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो मैंने बात करी थी आपसे, शुरुआत में बोला था कि भाई दोनों साइड के रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, चाहे मदर के रिफ्लेक्सेस हो चाहे इन्फेंट के रिफ्लेक्सेस हो, दोनों रिफ्लेक्सेस वर्क करते हैं किसके दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। वही मस्ट है याद करना। क्या मस्ट है भाई, जो इन्फेंट के रिफ्लेक्सेस हैं वो कौन से हैं, सबसे पहला रिफ्लेक्स जो एक्टिव रहता है वो कौन सा है, रूटिंग रिफ्लेक्स। ये रूटिंग रिफ्लेक्स किसमें काम करता है, हेल्प बेबी टू लोकेट ब्रेस्ट। किसमें हेल्प करता है, बेबी को ब्रेस्ट को लोकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, साथ ही साथ में सेकंड कौन सा है, सकिंग रिफ्लेक्स। ये सकिंग रिफ्लेक्स का काम है मिल्क को ड्रॉन करना, किससे, ब्रेस्ट से, मतलब ब्रेस्ट से मिल्क को खींच के निकालना, सकिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है कि बेबी को ब्रेस्ट को लोकेट करने में हेल्प करता है, कि हाँ मालूम पड़ता है कि हाँ भाई मेरे आसपास क्या है, कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वेलिंग रिफ्लेक्स। स्वेलिंग मतलब निगलने का रिफ्लेक्स, हेल्प इन्फेंट सेफली इंजेस्ट द मिल्क।
तीन रिफ्लेक्स बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। पहला रिफ्लेक्स काम कर रहा है रूटिंग रिफ्लेक्स, दूसरा सकिंग रिफ्लेक्स, तीसरा स्वेलिंग रिफ्लेक्स। तीनों रिफ्लेक्स इसमें काम कर रहे हैं। स्वेलिंग रिफ्लेक्स इंजेस्ट करने में मिल्क को, सकिंग रिफ्लेक्स सही तरीके से मिल्क को सक करने में, और जो रूटिंग रिफ्लेक्स है उसका काम क्या है, ब्रेस्ट को एनालाइज करना, मालूम करना, क्या करना, लोकेट करना। ठीक है, इसी के साथ साथ मदर के रिफ्लेक्सेस भी काम करते हैं। अब मदर के कौन कौन से रिफ्लेक्सेस काम करते हैं? पहला है प्रोलैक्टिंग रिफ्लेक्स। प्रोलैक्टिंग रिफ्लेक्स मतलब बेबी सकिंग स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी। जो बेबी का सक करने का जो सकिंग रिफ्लेक्स जब बेबी का चलता है, बेबी जब सकिंग करता है ब्रेस्ट को, उस दौरान मदर के एंटीरियर पिट्यूटरी क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे और ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता रहता है। समझे बात को? क्या बात हुई? बेबी ने ब्रेस्ट को सक करना चालू किया, उस सकिंग रिफ्लेक्स से क्या हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी, और इसके स्टिमुलेट होने के कारण जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझे बात को? ठीक है, इसी के साथ दूसरा कौन सा है, ऑक्सीटोसिन एंड लेट डाउन रिफ्लेक्स। ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स का क्या है, ऑक्सीटोसिन का अगर नाम सुना हो तो कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम प्रेगनेंसी में लास्ट टाइम पे किसका है, ऑक्सीटोसिन का है, और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन ही दिए जाते हैं। ध्यान हो तो, ठीक है, पढ़ेंगे इस चीज को भी। बेबी सकिंग स्टिमुलेट्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो बेबी का सकिंग रिफ्लेक्स है वो क्या स्टिमुलेट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी करता है। एक तो किसे करा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया। एक किया पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जिसके कारण मिल्क का इजेक्शन एल्वोलाई से कहां तक हो गया, डक्ट तक हो गया। कहां से कहां तक, मिल्क का इजेक्शन। एक तो हो रहा है मिल्क को बनना, एक हो रहा है इजेक्शन होना, कहां से कहां तक, एल्वोलाई से डक्ट तक। ठीक है, जैसे मिल्क का ब्रेस्ट का ये कंपोजिशन है, ये एरियोला हो गया। ठीक है, यहां पर ये ऐसे डक्ट बने हुए हैं, वो सॉरी एल्वोलाई बने हुए हैं, और ये डक्ट बनी हुई है। यहाँ पे यहां तक जो डक्ट आ रही है वो इस तरीके से डक्ट बनी हुई है। तो इन एल्वोलाई से इन डक्ट तक क्या करना, इजेक्ट कराना मिल्क को, ये किसका काम है, ऑक्सीटोसिन या लेट डाउन रिफ्लेक्स का काम है। ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं किस पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, और वो क्या करवाता है भाई, एल्वोलाई से डक्ट के अंदर इजेक्शन करवाता है। तो देखो ये ध्यान रखना, तीन रिफ्लेक्स बढ़िया काम करते हैं किसके, इन्फेंट के, रूट रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। और एक सकिंग रिफ्लेक्स के कारण मदर के अंदर दो रिफ्लेक्सेस अच्छे काम करते हैं, जिनका नाम है एक तो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, जिसका काम है मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना, और एक कौन सा है, ऑक्सीटोसिन या लेट डाउन रिफ्लेक्स, जिसका काम क्या है भाई, इजेक्शन करवाना एल्वोलाई से किसके अंदर, डक्ट के अंदर। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मतलब मैटरनल के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मतलब कि भाई कब ब्रेस्ट फीडिंग को आपको नहीं देना है। तो जब मदर को क्या हो, HIV हो, या जब एक्टिव अनट्रीटेड ट्यूबरक्लोसिस हो, या हर्प्स लीजन हो, ब्रेस्ट के ऊपर हर्पीस के लीजन हो, तब आप नहीं कराओगे ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट हो गया कीमोथेरेपी चल रही हो या रेडियो एक्टिव ड्रग्स चल रही हो मदर के लिए, तब आप क्या नहीं करोगे, ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ नहीं करोगे। नेक्स्ट, सर्टेन टॉक्सिक मेडिसिन, और कुछ मेडिसिन का टॉक्सिसिटी हो या टॉक्सिन मेडिसिन ले रहे हो मदर, तब आपको क्या नहीं करनी, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी। और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी तो भाई इन्फेंट के भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, गैलेक्टोसीमिया, अगर बच्चे को गैलेक्टोसीमिया हो तो आप क्या नहीं कराओगे, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराओगे। रेयर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, जिसका कारण मिल्क का क्या नहीं हो सके, मेटाबॉलिज्म नहीं हो सके, उस कंडीशन में आप क्या नहीं करोगे, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड नहीं करोगे। ठीक है, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे हर्पीस का इन्फेक्शन हो मदर को, कुछ ऐसी टॉक्सिक मेडिसिन चल रही हो, कीमोथेरेपी चल रहा हो, रेडियो एक्टिव ड्रग्स चल रही हो, उस दौरान आप क्या नहीं करोगे, ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ नहीं करोगे। उसी जगह पे अगर बच्चे के कोई ना कोई रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराओगे। साथ ही साथ में गैलेक्टोसीमिया है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराओगे। ठीक है, नेक्स्ट सबसे मेन चीज और सबसे लास्ट चीज, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के टाइप्स क्या हैं, तो सबसे पहला टाइप है कोलेस्ट्रम। अब ये कोलेस्ट्रम क्या है, चलो ये भी ध्यान में लाओ कि भाई कोलेस्ट्रम क्या है। कोलेस्ट्रम क्या है, फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिलीवरी,
डिलीवरी के जस्ट बाद में जो सबसे पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे अपन बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो कि बेबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज और काफी सारे मतलब कि बच्चे से रिलेटेड, बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करने से रिलेटेड चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट सिक्रेटेड ड्यूरिंग 2 to 4 डे पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम पीरियड के बाद में 2 से 4 दिन तक क्या होता रहता है, ये रिलीज होता रहता है, उसके बाद में नहीं होता। कैसा होता है, थिक होता है, स्टिकी होता है और येलोइश इन कलर होता है। कैसा होता है, थिक होता है, स्टिकी होता है और येलोइश इन कलर होता है। नेक्स्ट रिच इन प्रोटीन, क्या क्या होता है इसके अंदर, प्रोटीन में रिच होता है, एंटीबॉडीज में रिच होता है, विटामिन ए में रिच होता है। नेक्स्ट लो इन फैट एंड लैक्टोज, इसके अंदर किस किस की कमी होती है, फैट और लैक्टोज की कमी होती है क्योंकि इसके बाद का जो मिल्क आएगा वो फैट और लैक्टोज के साथ में ही आएगा। नेक्स्ट एक्ट एज बेबी फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, ये बेबी के पहले इम्यूनाइजेशन की तरह काम करता है। ये सबसे पहला इम्यूनाइजेशन कौन सा लगा भाई, ब्रेस्ट मिल्क लगा। ब्रेस्ट मिल्क में भी कौन सा, जो 2 से 4 दिन में रिलीज होता है, जो से 2 से 4 दिन तक रिलीज होता है, उसका नाम है क्या, कोलेस्ट्रम। उसके अंदर क्या है, विटामिन और बाकी इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज, ये सब ज्यादा है। कम क्या है, लैक्टोज और फैट कम है। क्या काम कर रहा है, इम्यूनाइजेशन की तरह काम कर रहा है। कैसा होता है, थिक, स्टिकी और येलोइश कलर का होता है। और कब तक रिलीज होता है, 2 से 4 दिन तक रिलीज होता है। ये तो क्या हो गया, कोलेस्ट्रम हो गया। एक सेकेंड, नेक्स्ट कौन सा है, ट्रांजिशनल मिल्क। अब ये ट्रांजिशनल मिल्क कौन सा है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डे 4 टू डे 14। डे 4 से डे 14 तक जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे अपन बोलते हैं ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। ये कैसा होता है, ये कोलेस्ट्रम और मैच्योर मिल्क के बीच का मिल्क है। मतलब मैच्योर मिल्क जब से बनना चालू होता है और कोलेस्ट्रम जब से खत्म होता है, उसके बीच के दौरान का मिल्क क्या कहलाया जाता है, ट्रांजिशनल मिल्क कहलाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, फैट होता है, लैक्टोज होता है और कैलोरीज होती हैं। इस मिल्क के दौरान बेबी का वेट बढ़ाने की कोशिश की जाती है, फैट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। तो मिल्क के द्वारा क्या होता है, मिल्क के अंदर क्या होता है, इस ट्रांजिशनल मिल्क के अंदर फैट ज्यादा होता है, लैक्टोज ज्यादा होता है और साथ ही साथ में कैलोरीज ज्यादा होती हैं। और इसी जगह अगर मैच्योर मिल्क की बात करें तो ये 2 वीक के बाद में प्रोड्यूस होना चालू होता है, क्योंकि अपन ने 4 से 14 दिन तो कहां चले गए, पोस्टपार्टम पीरियड के बाद में ट्रांजिशनल मिल्क पे। शुरुआत के 2-3 दिन किस पे चले गए, कोलेस्ट्रम के ऊपर। अब किसके ऊपर जाएंगे, मैच्योर मिल्क के ऊपर। ठीक है, मैच्योर मिल्क में क्या है, ये दो वीक के बाद में प्रोड्यूस होता है पोस्टपार्टम पीरियड के, और मेन मिल्क फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन। और इन्फेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए सबसे मेन मिल्क कौन सा है, मैच्योर मिल्क ही है। ठीक है, ये मैच्योर मिल्क बहुत यूजफुल रहता है। और इसी के साथ साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी तरीके से अगर आपको और भी टॉपिक जानने हो या और भी टॉपिक समझने हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास जो भी न्यू नोटिफिकेशन हो सबसे पहले पहुंचे। और इसी के साथ साथ हमारे नर्सिंग हाई मिशन क्लासेस के अंदर काफी सारे बुक्स हैं जो कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंगली आपको नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम से फाइट करने की स्किल्स प्रोवाइड करती हैं। तो इसके लिए आप हमारा मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जो कि अवेलेबल है। और उस पर जाकर आप काफी सारे नॉलेज गेन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं अपनी, चाहे आप कॉम्पिटिटिव रिलेटिव कर रहे हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिलेटिव कर रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। यदि आप नर्सिंग की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप मिशन हाई सक्सेस किट ले सकते हो। उस एक ही किट के अंदर आपको ऑनलाइन कोर्सेज, 6 बुक्स का कॉम्बो और टेस्ट सीरीज। ऑर्डर करने के लिए डाउनलोड कीजिए मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप।